अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हुसैन दानियाल। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एंड आयन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर substance that can live independently. किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे वो छोटा तरीन जरा जो आज़ाद रह सकता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इससे पहले कि मैं इसकी एग्जांपल्स बताऊं, हम इसके डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं जिनको हम बाद में एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। सो मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काइंड, on the basis of its weight, molecular weight or size. So ये हमारे पास जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो अगर हम एटॉमिसिटी के लिहाज से देखें तो मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं। वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल and the second one is polyatomic molecule. मोनोएटॉमिक, मोनो का मतलब होता है एक। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम के ऊपर कंसिस्ट करता है उसे हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, जीनोन है, वगैरह वगैरह, ये नोबल गैस, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते। इसी तरीके से पोली का मतलब होता है मोर देन वन। वर्ड पोली मोर देन वन के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे पास 2 भी आ सकते हैं एटम, 3 एटम भी आ सकते हैं, 4 एटम भी आ सकते हैं, मल्टीपल एटम आ सकते हैं। सो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम इज नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें सल्फर S8, फास्फोरस को देखें P4 एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3 वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में है। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप, काइंड का मतलब कितनी किस्म के, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड हमारे पास ये 2 किस्म के हैं फर्दर। एक को हम बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक को हम बोलेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब एक जैसे, सेम। तो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स are known as heteroatomic molecule. तो होमोएटॉमिक की हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर H2 का एक मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन को देखें O2, या ओजोन को देखें O3, सल्फर को देख लें S8, फास्फोरस को देख लें P4, ये सारे हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक जैसे एटम्स मिलके हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट एटम मिलके जब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन HCl एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इसी तरीके से H2O को देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे तो हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल बना। सो ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या साइज के एतबार से देखें तब भी हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। First one is
micromolecule, and the second one is macromolecule. माइक्रो का लफ्जी मतलब होता है छोटा, स्मॉलर. तो मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज माइक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, जैसा कि H2O को मैं कह दूं मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, ग्लूकोज को कह दूं C6H12O6 मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, सुक्रोज को कह दूं C12H22O11 मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम. तो ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो का लफ्जी मतलब है बड़ा. तो मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल. जैसा कि इसमें यूजली हमारे पास मोर देन 10,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 10,000 से भी ज्यादा. जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल में पाई जाती है. अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज 10,000. इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो ये 10,000 एटम्स से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन. यानी इतना बड़ा हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जो इतने ज्यादा एटम से मिलकर बनता है. और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये 68,000 टाइम्स ये हमारे पास है हैवियर हाइड्रोजन से. इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी तकरीबन 68,000 टाइम हमारे पास ये हैवियर. जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आइन. सो व्हाट इज आइन? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. आइन इज द स्पीशी having positive or negative charge on it. ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे हम कहते हैं आयन. बेसिकली इसको भी हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कैट आइन एंड सेकंड वन हमारे पास है एन आइन. कैट आइंस जो हैं वो हमारे पास आइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कैट आइंस. फर्ज करें मेरे पास एक एटम है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, कन्वर्ट हो गया ए पॉजिटिव में. सो ए मेरे पास एक एटम था, ए पॉजिटिव मेरे पास बन गया एक कैट आइन. ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसे कैट आइन. एनाइन इज आइन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज एनाइन. एक एटम था मेरे पास बी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो गया बी नेगेटिव. दैट बी नेगेटिव इज एनाइन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब हमारे पास कैटाइन बनता है बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनाइन हमारे पास बनता है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बनता है तो हमारे पास ऐसे एटम्स होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं. यूजुअली हमारे पास मेटल्स जो हैं ये बनाते हैं कैटाइंस. और एनाइन की हम बात करें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं तो यूजुअली इसमें हमारे पास नॉन मेटल्स जो हैं वो बनाते हैं एनाइन. इसी तरीके से चूंकि ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, सो इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. आप पहले प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं. तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है ये बेसिकली हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है.
एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है। सो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आए। जबकि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं, सॉरी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को पुट करने से रिलीज होती है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो ये हमारे पास दो किस्म के हो सकता है प्रोसेस, या तो ये हमारे पास हो सकता है एंडोथर्मिक, या फिर ये हमारे पास प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये एंडोथर्मिक कब होगा और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होगा। फॉर्मेशन ऑफ, याद रखिएगा, यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन एक ऐसा आयन होगा जिसके ऊपर, जिसने एक इलेक्ट्रॉन, जिस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाया, उसे हम कहते हैं यूनी नेगेटिव आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा हमारे पास नेगेटिव हो। जबकि अगर हमारे पास यूनी नेगेटिव नहीं है, डाई नेगेटिव है, ट्राई नेगेटिव है, तो उसके लिए हमारे पास, या यहां पे मैं लिख देता हूं अदर देन यूनी नेगेटिव, तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये हम बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसा हमारे पास क्यों होता है। तो ये बात की बातें फिलहाल एमसीक्यूज के तौर पे आपने ये बातें याद रखनी है कि अगर यूनी नेगेटिव आयन हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, और अगर हमारे पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो तो हमारे पास यूनी नेगेटिव नहीं होगा, डाई, ट्राई नेगेटिव या टेट्रा हो सकता है, तो हमारे पास फिर ये इस तरीके से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरीके से आपने एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास जो साइज ऑफ कैटाइन है is always less than its parent atom। हमेशा जो कैटाइन है उसका साइज उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं Na, सोडियम एटम। आपने इसे एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, Na पॉजिटिव बन गया। अगर हम इसका साइज देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 185 पिकोमीटर है, जबकि ये तकरीबन हमारे पास 99 पिकोमीटर। इसकी रीजन चैप्टर नंबर 6 में हम बाद में जाके पढ़ेंगे, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो साइज ऑफ एनाइन है वो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में उसका साइज बड़ा हो। जैसा कि इसको मैं कंसीडर कर लूं ऑक्सीजन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये इसको मैं क्लोरीन कंसीडर कर लूं, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये मेरे पास बन गया Cl नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज देखूं तो ये तकरीबन 98 99 पिकोमीटर है, और इसका मैं साइज देखूं तो ये तकरीबन मेरे पास 181 पिकोमीटर के इक्वल हो जाएगा। ये भी चैप्टर नंबर 6 में फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं। इसकी कैटेगरी है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस को हम कंपाउंड आयंस भी कह सकते हैं, या इसको हम रेडिकल्स भी बोल देते हैं। लेकिन ये रेडिकल याद रखिएगा फ्री रेडिकल से अलग चीज है। फ्री रेडिकल आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये फ्री रेडिकल से डिफरेंट चीज है रेडिकल। तो पॉली एटॉमिक आयन हमारे पास कब बनेगा, जब ढेर सारे एटम आपस में कंबाइन हो
और उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो या एब्जॉर्ब हो, उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। तो इनकी भी उसी तरीके से दो कैटेगरी हैं। पॉलीएटॉमिक आयन या तो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन, या आप इन्हें कह सकते हैं कैटायनिक पॉलीएटॉमिक आयन। या एक हमारे पास नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन, या आप इन्हें कह सकते हैं एनायनिक मॉलिक्यूल, एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन। तो इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इन सब के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले पॉलीएटॉमिक आयंस की देख लेते हैं। इसमें जैसा कि हमारे पास ये एक NH4 पॉजिटिव, इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की देखें तो ये हमारे पास सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, डाइक्रोमेट आयन वगैरह वगैरह। इनमें एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन है ये हमारे पास लेस अबेंडेंट है, कम मिकदार में पाए जाते हैं, जबकि नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन जो हैं ये हमारे पास मोर अबेंडेंट है, ज्यादा पाए जाते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है चूंकि ग्रुप ऑफ एटम से ये मिलके बनते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो आपस में जब मिलते हैं, यूजुअली ये जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन बनता है वो ग्रुप ऑफ एटम के मिलने से बनता है, और वो ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जिनकी हाई होती है वो नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसी वजह से हमारे पास कसरत से पाए जाते हैं, जबकि ये हमारे पास बहुत ही कम ना होने के बराबर। इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी है जैसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो ये जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये पॉलीएटॉमिक आयन या रेडिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इफ अ मॉलिक्यूल गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन तो फिर हम इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। Cationic molecular ion having positive charge, anionic molecular ion having negative charge. So cationic molecular ion, जैसा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसने इलेक्ट्रॉन, पूरे मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, O2 पॉजिटिव बन गया, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरीके से मेरे पास एक मॉलिक्यूलर आयन है CH4, ये मॉलिक्यूल है, CH4 पॉजिटिव मेरे पास बन गया मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरीके से हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं, N2 पॉजिटिव वगैरह वगैरह, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में देखें तो O2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव वगैरह। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये हमारे पास मोर अबंडेंट है, ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास था नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन, एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयन, जबकि इसमें जो कसरत से पाए जाते हैं, जो अबंडेंट है, वो हमारे पास है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ये ज्यादा अबंडेंट है। इसकी वजह, जब मॉलिक्यूल आपस में, जब एटम आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो जब एक दफा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा हमारे पास ये जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये बहुत कम पाया जाता है, जबकि उसके निस्बत ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कदरे आसान है, लिहाजा ये हमारे पास ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो सकती हैं, और हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आयन जनरेट किस तरीके से होती है। जी, जनरेशन ऑफ आयन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आई थिंक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आयंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो आयन हमारे पास बाय पासिंग रेडिएशन, आयन हमारे पास रेडिएशन पास करने से, बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस, इन एक्वस मीडिया, इस तरीके से हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो ये ऐसे हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे आयन जनरेट हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन ये किस तरीके से होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन को अगर हम देखें तो हमारे पास है बाय पासिंग एक्स रेज, जो कि हाई एनर्जी रेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। इसी तरीके से बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स या बाय पासिंग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट हो सकते हैं।